हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सॉरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पावर प्लांट पढ़ रहे हैं और ये पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछला जो सेशन था उसमें हमने बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। ये वाला जो सेशन है इसमें भी मैं बॉयलर से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। बॉयलर का काफी ज्यादा वेटेज होता है SSC JEE में। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग कंप्लीट बैच की अगर आपको रिक्वायरमेंट है जिसमें सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मॉड्यूल मिल जाए और सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन साथ में टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पर अवेलेबल है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच, जिसके अंदर लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो काफ़ी कम समय में। साथ में इस बैच के अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस के सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। साथ में इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 पावर प्लांट। तो देखते हैं हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले सेशन में, तो ये 21st क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट गैस फ्लो पाथ इन ए टिपिकल लार्ज मॉडर्न नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर इज। तो देखिए मॉडर्न नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर की बात चल रही है, तो इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि जो गैस फ्लो होती है उसका एक सीक्वेंस क्या हो। तो डेफिनेटली गैस कहां से निकलेगी? कंबसन चैम्बर से। कहां पर एग्जिट होगी? चिमनी। चिमनी को बोला जाता है स्टैक। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन से देखें तो कंबसन चैम्बर, यहां पर भी कंबसन चैम्बर। तो नो डाउट सभी ऑप्शन में कंबसन चैम्बर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो हमें सभी सही लग रहे हैं। और जब बाहर निकलती है तो वो चिमनी से बाहर निकलती है और चिमनी को क्या बोला जाता है? स्टेक बोला जाता है। तो यहां पर भी स्टेक है, यहां पर भी स्टेक है, यहां पर भी स्टेक है और यहां पर भी स्टेक। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में सीक्वेंस क्या होती है अलग अलग कंपोनेंट्स की, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि बॉयलर से जो स्टीम निकलती है, यह स्टीम जो होती है कैसी स्टीम होती है? सेचुरेटेड स्टीम होती है। सेचुरेटेड स्टीम होती है और ये सेचुरेटेड स्टीम जो है इसको सुपर हीटेड हमें बनाना होता है। तो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सुपर हीटर की। सुपर हीटर की। तो डेफिनेटली कंबसन चेंबर के बाद में क्या लगा होगा? सुपर हीटर। और सुपर हीटेड स्टीम को हम क्या करते हैं? उसका एक्सपांसन कराते हैं टरबाइन के अंदर। और जो मॉडर्न पावर प्लांट होते हैं उसमें जो एक्सपांसन है वो स्टेजेस में हम कराते हैं। अगर आप लोगों को पता हो रैंकाइन साइकिल के बारे में, तो कुछ इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। तो यहां पर हमने ये स्टीम को सुपर हीट करा दिया। देन उसके बाद में जो हम एक्सपांसन कराते हैं, ये एक्सपांसन जो होता है ये स्टेजेस में होता है। हमने हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांसन कराया, देन वापस उसको हम लेकर जाते हैं रीहीटर के अंदर, वापस से हीट ऐड करने के बाद में फिर एक्सपांसन कराते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि टरबाइन के एग्जिट पर क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है और नेट वर्क जो है वो भी बढ़ जाता है। इफिशियंसी का हम नहीं बोल सकते कि इफिशियंसी बढ़ेगी, बट ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीहीटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीहीटिंग। तो डेफिनेटली इस सुपर हीटर के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? सुपर हीटर के बाद में आपको लगाना पड़ेगा रीहीटर। रीहीटर सुपर हीटर के बाद में। और इस रीहीटर में जो गैसेस होती है उसी की मदद से तो हम हीट करेंगे ना उस स्टीम को। तो अब हम यहां पर ऑप्शन को देखते हैं। देखिए कंबसन चेंबर, उसके बाद में रीहीटर, बिल्कुल ही हो सकता है। कंबसन चेंबर, उसके बाद में सुपर हीटर नहीं। कंबसन चेंबर के बाद में रीहीटर आएगा नहीं, पहले सुपर हीटर आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता ए। कंबसन चेंबर के बाद में सुपर हीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद में रीहीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी के दूसरे ऑप्शन देखें तो कंबसन चेंबर के बाद में रीहीटर आएगा क्या? नहीं आएगा। कंबसन चेंबर के बाद में सुपर हीटर। तो यस, यहां पर बी और डी में से अब आपको एक को इलिमिनेट करना है। अब इसके बाद में रीहीटर के बाद में क्या आता है? रीहीटर के बाद में हम क्या करते हैं? उस फ्लू गैसेस को लेकर जाते हैं कहां पर? इकोनोमाइजर में। उस फ्लू गैसेस को कहां पर लेके जाते हैं? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में क्या होता है
इकोनोमाइजर में जो फीड वाटर है उसको हम प्रीहीट करते हैं, तो इकोनोमाइजर में जाएगा वो फ्लू गैसेस। तो इस रीहीटर के बाद में यहां पर भी इकोनोमाइजर है, रीहीटर के बाद में यहां पर भी इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के बाद में कहां पर जाते हैं ये वो गैस जो एयर कंबसन के लिए आ रही है कंबसन चैम्बर में, उसको हम क्या करते हैं, प्रीहीट करते हैं। तो इसके बाद में लगा होता है आपका क्या, एयर प्रीहीटर, तो यहां पर भी एयर प्रीहीटर लगा। अब देखिए यहां पर एयर प्रीहीटर के बाद में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और उसके बाद में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है, देन उसका में स्टेक है। केवल यहां पर डिफरेंस जो है, यहां पर क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो है पहले आ गया, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो देखिए जो इन्वायरमेंट के अंदर फ्लू गैसेस जाती है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन मतलब जो कार्बन के पार्टिकल है वो ना जाए, तो ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के पहले हम क्या लगा लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जो भी एस होती है उसको वो क्या कर देता है, सेटल डाउन कर देता है। तो इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के पहले आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देन उसके बाद में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, देन चिमनी आ जाएगी। सो डेफिनेटली द करेक्ट सीक्वेंस विल बी कंबसन चैम्बर, सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एंड देन स्टेप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखें, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये फ्लू गैसेस है, ये कंबसन चैम्बर है, उसके बाद में जाएगा ये कहां पर, सुपर हीटर, देन उसके बाद में रीहीटर, रीहीटर के बाद में ये इकोनोमाइजर, देख लीजिए ये इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद में आपका आता है एपीएच, एयर प्रीहीटर। इसे क्या बोलते हैं, एपीएच क्या है, एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर के बाद में ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देन उसके बाद में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ, देन उसके बाद में ये चिमनी लगी हुई। तो इस सीक्वेंस आप ध्यान रखें, सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर। तो सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर जो होता है सुपर क्रिटिकल वंस थ्रू बॉयलर हम इसको बोलते हैं। अब यहां पर क्या बोला कि इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट हैज ए वेरी स्मॉल ड्रम कंपेयर टू द कन्वेंशनल बॉयलर। नो डाउट कन्वेंशनल बॉयलर में बड़ा ड्रम होता है, बट आपको यह पता होना चाहिए सुपर क्रिटिकल बॉयलर में तो कोई ड्रम ही नहीं होता है ना। यहां पर आपको अगर यह चीज पता है कि ये जो बॉयलर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रमलेस बॉयलर बोलते हैं, तो आंसर आपका पहले स्टेटमेंट पढ़ने पर ही आपको मिल गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट हैज ए वेरी स्मॉल ड्रम, स्मॉल ड्रम की बात ही नहीं आती, यहां पर ड्रम ही नहीं होता है, स्मॉल लार्ज की तो बात ही नहीं है, यहां पर ड्रम ही नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी के और भी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। क्या है, ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ए सुपर क्रिटिकल प्रेशर प्लांट हैज हायर इफिशिएंसी देन द सब क्रिटिकल प्रेशर प्लांट। नो डाउट, बिल्कुल स्टीम का प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पर वर्क जो हमें मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, तो इफिशिएंसी क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। द फीड प्रेशर रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट अबाउट 1.2 to 1.4 टाइम्स। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। जो फीड प्रेशर का मतलब होता है जो वाटर को हमें फीड करना पड़ता है, तो डेफिनेटली जो बॉयलर का प्रेशर है उससे हाई प्रेशर पर हमें उसको फीड करना होगा, और ये काफी ज्यादा होता है, ये 1.2 से लेके 1.4 टाइम्स होता है जो बॉयलर के अंदर का प्रेशर होता है। नो डाउट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डी, एज इट रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली प्योर फीड वाटर, प्रिपरेशन ऑफ फीड वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर। देखिए यहां पर क्या होता है, ड्रम तो होता नहीं जिसके अंदर जो भी सेडिमेंट होगा, जो भी इंप्योरिटी वगैरह रहेगी वो कलेक्ट हम कर लें, जिसको हम बाहर निकाल दें। ये जो वाटर होता है डायरेक्टली ट्यूब के अंदर इंटर कराते हैं, वो ट्यूब के अंदर ही स्टीम में कन्वर्ट होकर ये चला जाता है जहां पर एक्सपांसन कराना होता है। तो इसीलिए इस वाटर की प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, इससे पहले वाला सेशन हमने देखा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था CFL। तो CFL अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, तो कॉकरॉन, कॉर्निस, लंकाशायर, लोकोमोटिव है क्या कोई ऑप्शन? यहां पर आ गया आंसर लोकोमोटिव। तो ध्यान रखें, कॉर्निस, कॉकरॉन, लंकाशायर, लोकोमोटिव, ये चारों बॉयलर जो होते हैं फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। बाकी बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर वाटर ट्यूब है, स्टर्लिंग, बेंसन ये भी वाटर ट्यूब बॉयलर है, ले माउंट ये भी वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग। देखिए नो डाउट क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे, क्योंकि आप लोगों को अभी तक सभी बॉयलर की माउंटिंग एंड एसेसरीज याद हो गई होगी। बट क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ध्यान दें कि स्टेटमेंट में यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 4 लिखा हो, ये गड़बड़ी हो सकती है। जनरली क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह से लिखा होता है। तो अगर हमने पढ़ा, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्यूजिबल प्लग, आपको पता होना चाहिए फ्यूजिबल प्लग जो है बॉयलर की क्या है, एक माउंटिंग है। स्टीम ट्रैप, ब्लो ऑफ कॉक, फिड चेक वॉल। तो हमसे क्या पूछा है पहले तो ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग। तो फ्यूजिबल प्लग माउंटिंग है नो डाउट, तो 1 तो होगा, 1 होगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं भी। इसके बाद में क्या बोला है, ब्लो ऑफ कॉक जो है 2, ये भी माउंटिंग होती है ब्लो ऑफ कॉक, तो 2 भी होगा, 2 भी होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 1 2 तो होगा। अब आपको 3 और 4 में चेक करना है, फिड चेक वॉल और स्टीम ट्रैप। बेटा फिड चेक वॉल जो होता है ये भी माउंटिंग होता है, स्टीम ट्रैप जो होता है ये एसेसरी होता है। देखिए एसेसरीज के एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, ये सभी को पता होता है। बाकी इसके अलावा एसेसरीज में आप ध्यान रखें, एक फीड पंप, स्टीम ट्रैप और इसके अलावा आपका इंजेक्टर, ये 3 ऐसे एग्जांपल है जो कि जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। फीड पंप, इंजेक्टर और स्टीम ट्रैप, ये तीनों भी एसेसरीज है, याद रखें, बॉयलर एसेसरीज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्टीम ट्रैप मतलब 3 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 एंड 4 विल बी द माउंटिंग ऑफ द बॉयलर। देख लीजिए, यस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर भी आपको ध्यान से पढ़ना, अगेन सीक्वेंस में गड़बड़ी की गई है, 1 3 2 4 इस तरह से यहां पर दिया गया। तो अब अगर हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द अबोव आर नॉट ए बॉयलर माउंटिंग। अब बॉयलर माउंटिंग कौन सी नहीं ये बताना है, तो आप चेक कर लीजिए। इंजेक्टर जो है थोड़ी देर पहले मैंने बताया एसेसरी है, ब्लो ऑफ कॉक जो है ये माउंटिंग है, इकोनोमाइजर ये भी एसेसरी है, स्टीम स्टॉप वॉल ये एक माउंटिंग है। स्टीम स्टॉप वॉल की बिल्कुल कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा माउंटिंग नहीं है, मतलब एसेसरीज पूछा है। तो इंजेक्टर और इकोनोमाइजर मतलब 1 एंड 2, 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 ये आपका माउंटिंग नहीं है, ये क्या है, एसेसरी। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बट पूछने का तरीका आप देखिए, तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिससे आंसर आते हुए भी गलती हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरी डज नॉट नीड फ्लू गैस फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन सी बॉयलर एसेसरी है जिसमें फ्लू गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती है उसके ऑपरेशन के लिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर क्या करता है, फ्लू गैसेस की मदद से जो फीड वाटर होता है उसको प्री हीट करता है, तो डेफिनेटली इसमें फ्लू गैसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। एयर प्रीहीटर में भी फ्लू गैसेस की जरूरत पड़ती है, उस फ्लू गैसेस से हम जो एयर इंटर करती है उसको प्रीहीट करते हैं, तो इसमें भी रहेगी। सुपर हीटर में भी फ्लू गैसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बचा ऑप्शन क्या, इंजेक्टर। तो इंजेक्टर में फ्लू गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती। इंजेक्टर में किसकी जरूरत पड़ती है, इंजेक्टर में आप ध्यान रखें स्टीम की जरूरत पड़ती है, स्टीम की जरूरत पड़ती है। इंजेक्टर क्या करता है, जो फीड वाटर होता है उसको बॉयलर में पहुंचाने का काम करता है, जो फीड पंप करता है वही काम इंजेक्टर करता है। तो इसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल डायग्राम से, एक लेआउट से हम इसको समझते हैं। सपोज ये हमारा बॉयलर है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉयलर से कुछ स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं,
इस बॉयलर से क्या करते हैं, कुछ स्टीम को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस स्टीम को हम पास करते हैं एक नोजल के थ्रू। स्टीम को हम पास करते हैं एक नोजल के थ्रू, और आपको पता है नोजल से हम पास करें तो वेलोसिटी यहां पर बढ़ जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर ये रिजर्वायर है वाटर का, जहां से हमें वाटर को भेजना है इस बॉयलर के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर डाउन होगा, तो ये पाइप के थ्रू यहां पर वाटर का क्या होगा, सक्शन होगा। और देन इसके बाद में इसी वाटर को हम पास कर देते हैं कन्वर्जेंट पैसेज से। कन्वर्जेंट पैसेज से पास करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्जिट पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये हाई प्रेशर वाटर जो है कहां चला जाएगा, इस बॉयलर के अंदर। तो ये जो सेटअप होता है इसे बोला जाता है क्या, इंजेक्टर। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट पैसेज लगे होते हैं यहां पर। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सेटअप कैसा होता है। तो यहां पर आपको किसी फ्लू गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पर जरूरत पड़ती है स्टीम की। किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम की। स्टीम के मदद से ही हम क्या करते हैं, वाटर को फिट कराते हैं बॉयलर के अंदर। दिस विल बी द बॉयलर। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग is mounted on the boiler to put off the fire in the furnace when the water level falls to an unsafe limit। तो ये कई बार अपन देख चुके हैं। ये जो फिटिंग होगी, इस फिटिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिबल प्लग। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो जैसे कि हमारे घर में कटआउट लगाते हैं ना अपन, कटआउट, ओके, उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का हम वायर यूज करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है, पावर में फ्लक्चुएशन होता है, तो वो वायर क्या होता है, मेल्ट आउट, और मेल्ट हो जाता है तो सारा पावर जो है ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से यहां पर भी फ्यूजिबल प्लग जो है एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर होने पर मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो पानी जो है वो कहां पर चला जाएगा, फर्नेस के अंदर, जिससे कंबसन जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, which one of the following accessory is connected to a steam supply pipe, steam supply pipe line to maintain a constant pressure। देखिए steam supply pipe, steam supply pipe कहां पर लगा होता है, बॉयलर से स्टीम जाती है टरबाइन पर, तो ये जाती किसके थ्रू है, ये जाती है इस स्टीम पाइप के थ्रू। ये किससे जाती है, स्टीम पाइप के थ्रू जाती है। तो अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी इज कनेक्टेड टू द स्टीम सप्लाई पाइप। तो इसमें हमें बीच में एक एसेसरी लगानी पड़ती है, बीच में हमें एक एसेसरी लगानी पड़ती है ताकि इस स्टीम पाइप के अंदर प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस एसेसरी को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल बोला जाता है, स्टीम सेपरेटर बोला जाता है, स्टीम ट्रैप बोला जाता है, या इंजेक्टर बोला जाता है। अब देखिए इंजेक्टर तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इंजेक्टर तो हम जो फीड वाटर होता है उसको बॉयलर में इंटर कराने के लिए यूज करते हैं। बाकी प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है ना। तो प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल ऐसा तो है नहीं कि यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, स्टीम ट्रैप का हम यूज करेंगे, या स्टीम सेपरेटर का। तो यहां पर स्टीम सेपरेटर भी नहीं यूज होगा, क्योंकि स्टीम सेपरेटर का काम क्या होता है, स्टीम सेपरेटर क्या करता है, जो भी स्टीम के अंदर मॉइस्चर होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है। बट स्टीम ट्रैप जो है, ध्यान रखें, स्टीम ट्रैप जो है क्या करता है, जो भी कंडेंसेट होता है और नॉन कंडेंसेट गैसेस होती है, उन गैसेस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है विदाउट एस्केपिंग द स्टीम। स्टीम को बाहर नहीं जाने देता है, और स्टीम को बाहर अगर नहीं जाने देगा तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा किसके अंदर, स्टीम पाइप के अंदर। तो ध्यान रखें यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप जो है क्या करता है, एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखता है किसके अंदर, स्टीम पाइप के अंदर। और ये स्टीम ट्रैप होता क्या है, एक एसेसरी होता है, ये भी ध्यान रखें, स्टीम ट्रैप इज एसेसरी। स्टीम सेपरेटर, इंजेक्टर, ये सब एसेसरी की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, परफॉर्मेंस ऑफ ए मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर इज सुपीरियर टू द नेचुरल ड्रॉट विथ। देखिए
मैकेनिकल ड्रॉट और नेचुरल ड्रॉट, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं ड्रॉट को। एक होता है नेचुरल ड्रॉट जो कि चिमनी से क्रिएट करते हैं हम, और एक होता है हमारा मैकेनिकल ड्रॉट, मतलब इसे हम फोर्स ड्रॉट भी बोलते हैं। फोर्स ड्रॉट बोलते हैं जिसमें हम फैन का यूज करते हैं। तो फोर्स ड्रॉट जो है ये सुपीरियर होता है कंपेयर टू द नेचुरल ड्रॉट। क्यों? अब देखिए नेचुरल ड्रॉट में जो ड्रॉट मतलब प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसीलिए हम यहां पर मैकेनिकल ड्रॉट का यूज करते हैं। मतलब फोर्स ड्रॉट जो होता है एक मैकेनिकल ड्रॉट भी होता है, और एक आप देखेंगे स्टीम जेट की मदद से भी हम ड्रॉट क्रिएट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम फैन ही लगाते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर में आप देखेंगे वहां पर स्टीम की मदद से हम ड्रॉट क्रिएट करते हैं। एक क्वेश्चन उसका भी आगे आएगा, उसको भी अपन देखेंगे। अब क्यों सुपीरियर है इसका आपको आंसर करना है। क्या है ऑप्शन 1, इंक्रीज इन एयर वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या मैकेनिकल ड्रॉट जो है वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ा देगा क्या? अरे वेट बल्ब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब आपको देखने को मिलेगा? जब उसके अंदर मॉइस्चर को ऐड किया जाएगा या मॉइस्चर को हटाया जाएगा। तो ये मैकेनिकल ड्रॉट को यूज करने से कोई मॉइस्चर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो होता नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। वेट बल्ब टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, ना ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर से मतलब है। ये क्या करता है? इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ एयर। मैकेनिकल ड्रॉट मतलब फैन या ब्लोअर लगाने से हम क्या कर सकते हैं? जो एयर के सर्कुलेशन का रेट है उसको हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। हाई प्रेशर डिफरेंस हम वहां पर क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए जो मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर होते हैं ये सुपीरियर होते हैं नेचुरल से। ये सुपीरियर होते हैं किससे? नेचुरल से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? वाटर ट्यूब बॉयलर आर प्रिफर्ड फॉर। वाटर ट्यूब बॉयलर मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था क्लासिफिकेशन। वाटर ट्यूब बॉयलर जनरली क्या होते हैं? हाई प्रेशर, जिनसे हमें स्टीम रेट जो मिलता है वो भी हाई मिलता है, और साथ में इनकी इफिशियंसी जो होती है वो भी हाई होती है। तो अब ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए। क्या है ऑप्शन 1? हाई प्रेशर एंड हाई आउटपुट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला ही ऑप्शन जो है क्या है? करेक्ट है। बाकी दूसरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। हाई प्रेशर एंड लो आउटपुट बिल्कुल नहीं, आउटपुट तो हाई रहेगा, लो प्रेशर तो रहेगा नहीं, हाई रहेगा, लो प्रेशर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं रहेगा। तो रहेगा कौन? ऑप्शन 1। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल ना भूले, बेंसन बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, लेमाउंट बॉयलर, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर, ये सारे जो बॉयलर होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑफ फॉर द बॉयलर। इनमें से एसेसरीज कौन नहीं है? इकोनोमाइजर एसेसरीज होता है, एयर प्लेटर एसेसरीज होता है, फीड वाटर पंप एसेसरी होता है, कंडेंसर, कंडेंसर ना तो माउंटिंग है ना ही एसेसरी। कंडेंसर बॉयलर का पार्ट नहीं होता है। कंडेंसर एक प्रिंसिपल पार्ट है पावर प्लांट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कंडेंसर इज नॉट एन एसेसरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर दो लिस्ट हमें दी गई है। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ बॉयलर दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनके फीचर्स दिए गए। अब यहां पर आपको इनको मैच करना है। अब बॉयलर में कौन कौन से बॉयलर दिए गए हैं इसको आप ध्यान से पढ़ें। बेंसन, स्टर्लिंग, बेबकॉक, विलकॉक्स एंड कॉकरन। तो अब इन सभी बॉयलर के बारे में आपको बताना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर के बारे में अभी तक क्या क्या चीजें जान चुके हो आप? बेंसन बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर, सॉरी वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ड्रमलेस बॉयलर होता है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है, वंस थ्रू बॉयलर भी इसे हम बोलते हैं, वर्टिकल बॉयलर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टर्लिंग बॉयलर, स्टर्लिंग के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। स्टर्लिंग बॉयलर जो होता है इसमें नंबर ऑफ ड्रम्स होते हैं, 5 ड्रम यहां पर आप देख रहे हो। इसके अलावा यहां पर ये जो ट्यूब्स होती है बैंड होती है। स्टर्लिंग बॉयलर जो होता है ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, हाई प्रेशर बॉयलर होता है। तो ये भी हमें जानकारी मिल गई।
बाकी बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर की अगर मैं बात करूं तो बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, बट ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, इसमें इंक्लाइन ट्यूब होती है। यहां पर देखिए जो लिस्ट 2 है इसमें फिफ्थ स्टेटमेंट देखें इंक्लाइन वाटर ट्यूब, और थर्ड स्टेटमेंट देखें बेंड वाटर ट्यूब। तो ये बेंड वाटर ट्यूब जो होती है ध्यान रखें स्टर्लिंग में होती है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। बेंड वाटर ट्यूब जो होती है स्टर्लिंग में होती है, इंक्लाइन वाटर ट्यूब जो होती है ये बेबकॉक एंड विल्कोक्स में होती है। बेबकॉक एंड विल्कोक्स का मैं कई बार आपको डायग्राम बता चुका हूं, शायद आगे भी मैंने मेंशन किया होगा। यस, तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, ये इंक्लाइन ट्यूब बोला जाता है इनको। दिस आर द इंक्लाइन वाटर ट्यूब, इन्हें बैंड नहीं बोला जाता, जबकि यहां पर ये बैंड होती है। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना होगा। बाकी कॉकरॉन बॉयलर जो होता है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए बेंसन एक 1 से थ्रू बॉयलर है, तो एक इससे मैच होगा 4 से होगा। स्टर्लिंग में क्या होता है बैंड वाटर ट्यूब होगी तो बी किससे मैच होगा 3 से मैच होगा। और बेबकॉक एंड विल्कोक्स जो है हॉरिजॉन्टल है, फायर ट्यूब नहीं है, वर्टिकल नहीं है। इंक्लाइन वाटर ट्यूब मतलब सी का किससे मैच होगा 5 से मैच होगा। तो 4 3 5 कहां पर है 4 3 5 1, और डी किससे मैच होगा 1 से होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो कॉकरॉन बॉयलर होता है वर्टिकल बॉयलर होता है, मल्टी फायर ट्यूब होती है, और कॉर्निश जो बॉयलर होता है हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है जिसके अंदर एक फायर ट्यूब होती है। ये कॉकरॉन और कॉर्निश में भी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखें कॉकरॉन जो होता है वर्टिकल बॉयलर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इन दोनों लिस्ट को आपको मैच करना था, और बाकी आपको काफी चीजें भी इससे सीखने को मिली होगी कि ये जो बॉयलर होते हैं किस तरह के बॉयलर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर जिसका सीपी हमें दे रखा 4 किलो जूल पर केजी केल्विन इज फेड टू ए बॉयलर एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक बॉयलर है हमारे पास, इसके अंदर वाटर को हम इंटर करा रहे हैं, और इस वाटर का टेम्परेचर कितना है हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें दे रखा है 2400 kg पर किलो जूल पर केजी। ओके, द स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर इज 0.9 ड्राई। यहां से जो स्टीम आ रही है उसकी क्वालिटी हमें दे रखा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है 0.9 ड्राई, मतलब कि क्वालिटी हो गई ना। द नेट हीट सप्लाई इन द बॉयलर, अब यहां पर कितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा इस 30 डिग्री सेल्सियस, इस 30 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको कन्वर्ट करना है यहां पर स्टीम में, और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें दे रखा है 0.9। तो कितनी एंथैल्पी, कितनी हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तो हीट सप्लाई अगर हमें निकालना है तो एंथैल्पी जो राइज होगा वही कहलाएगा आपका हीट सप्लाई। तो एंथैल्पी राइज, देखिए वाटर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से पहले कहां पर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हम निकाल सकते हैं। इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर वेपोराइजेशन होगा, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें दे रखा है, बट कितना वेपोराइजेशन हो रहा है केवल 90% वेपोराइजेशन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कितना वाटर 100 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो पूरा का पूरा ही कन्वर्ट होगा ना। अब मास दे रखा है क्या वाटर का, नहीं, पर केजी पूछ रखा है। तो देखिए यहां पर एंथैल्पी राइज हमें निकालना है या हीट सप्लाई अगर हमें निकालना है, तो सीधा सीधा हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे हीट सप्लाई का, क्या कि ये जो वाटर है 1 kg वाटर, इसका टेम्परेचर 30 से 100 करने में कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो मास ले लिया 1 mc डेल्टा टी। सी हमें यहां पर दे रखा है 4, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 100 - 30 mc डेल्टा टी प्लस। अब यहां पर ये जो 1 kg वाटर है पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कैसे पता चला सर आपको, मुझे यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है इससे पता चला। तो अब मैं यहां पर क्या लूंगा 1 की जगह 0.9 लूंगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, यहां पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है 2400 kg किलो जूल पर केजी, 1 kg के लिए इतना। तो सीधा सीधा मैं यहां पर क्या करूंगा 2400 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना होगा 100 - 30 कितना हो जाएगा 70 × 4 280
+2400 मल्टीप्लाई बाय 0.9 रहेगा 2440 किलो जूल पर केजी। तो है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे यहां पर ऑप्शन बी ही आएगा, ये गलत है। देखिए यहां पर कैलकुलेशन भी दे रखा है 2440, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा, ये सी नहीं रहेगा। यहां पर बाय मिस्टेक ऑप्शन सी पर टिक लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें। 2440 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन ए बॉयलर द एयर प्रीहीटर इज इनवेरिएबली लोकेटेड बिटवीन। एयर प्रीहीटर कहां पर लोकेट होता है? तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि सपोज ये हमारा फ्लू गैसेस का पाथ आपको याद है। फ्लू गैसेस का पाथ आपको पता होगा कि फ्लू गैसेस सबसे पहले कहां पर जाएगी? सुपर हीटर में जाएगी। सुपर हीटर, सुपर हीटर से फिर कहां पर जाती है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से कहां पर जाती है? एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर से कहां जाती है? ये चिमनी में। तो एयर प्रीहीटर कहां पर लगा हुआ है? एयर प्रीहीटर लगा हुआ है इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में। ऑप्शन देखिए, चिमनी तो है बट यहां तो क्या है? फोर्स ड्रॉट फैन, फोर्स ड्रॉट फैन, इकोनोमाइजर, कंडेंसर, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो डेफिनेटली हम उसके बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली उसके बारे में हम सोचते हैं कि एयर प्रीहीटर जो है इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में लगा हुआ था। बट यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आपको सोचना होगा। ऑप्शन क्या? फोर्स ड्रॉट फैन। अब यहां पर फोर्स ड्रॉट फैन की बात आ गई। अब पहले हम यह देखते हैं कि फोर्स ड्रॉट फैन कहां लगा होता है। चलिए इसकी हम बात करें तो देखिए ये हमारा कंबसन चैम्बर है। इस कंबसन चैम्बर के अंदर एयर की जरूरत होती है। तो फोर्स ड्रॉट फैन कहां लगा होता है? ये यहां पर लगा होता है फोर्स ड्रॉट फैन। ये फोर्स ड्रॉट फैन क्या करता है? फोर्सफुली एयर को क्या करता है? पुश करता है। कहां से खींचता है ये एयर को? ये एयर को खींचता है कहां से? अब बात यह आती है कि सर हो सकता है ये एयर को कहां से खींचता होगा? एयर प्रीहीटर से। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये एयर को एयर प्रीहीटर से नहीं खींचता है, ये एयर को एटमॉस्फेयर से खींचता है। अगर इसके पहले आपने लगा दिया एयर प्रीहीटर, एयर को तो गर्म करके हमें भेजना है ना। अगर इससे पहले अगर आपने एयर प्रीहीटर लगा दिया तो गर्म एयर अगर आपके फैन के अंदर इंटर करेगी, हॉट गैसेस अगर आपके फैन के अंदर इंटर करेगी, तो वर्क रिक्वायर्ड जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आप थर्मोडाइनमिक्स में कई बार पढ़ चुके हैं। कंप्रेसर के अंदर जो एयर इंटर करी उसके इनलेट का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वर्क इनपुट आपको देना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां पर ये जो फोर्स ड्रॉट फैन होता है इसके बाद में हम यहां पर लगाते हैं क्या? एयर प्रीहीटर। ताकि उस एयर को क्या करे? गर्म करे और फिर जाता है ये कंबसन चेंबर के अंदर। बात समझ में आई? एयर प्रीहीटर के बाद में वही फ्लू गैसेस कहां पर जाती है? सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर के बाद में कहां पर जाती है? इकोनोमाइजर में जाती है। इकोनोमाइजर के बाद में कहां पर आ गई? वो एयर प्रीहीटर में आ गई। इकोनोमाइजर के बाद में कहां पर आ गई? एयर प्रीहीटर में आ गई। ओके, और इस एयर प्रीहीटर के बाद में कहां पर चली जाती है? चिमनी में चली जाती है। बात समझ में आई? तो अब हमसे पूछा क्या था यहां पर? इस एयर प्रीहीटर के बारे में पूछा है। तो एयर प्रीहीटर कहां पर लगा होता है? इस कंबसन चैम्बर और इस फोर्स ड्रॉट फैन के बीच में लगा होता है। कोई नहीं बताएगा आपको इतना सटीक एक्सप्लेनेशन।
सब कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दे रखा है, बट आप ध्यान रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो अब आप जाके इसका आंसर करें। तो एयर प्लेटर कहां लगा होता है? फोर्स ड्रॉट फैन एंड चिमनी के बीच में नहीं, फोर्स ड्रॉट फैन एंड फर्नेस के बीच में। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, जिसने नहीं पढ़ा है वो तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को इलिमिनेट करेगा जो कि सही आंसर है, इसी ऑप्शन को हटाएगा वो जो कि सही आंसर है। बात समझ में आई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखें, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वो इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्स ड्रॉट फैन एंड फर्नेस। बाकी अगर ऑप्शन में होता है क्या? इकोनोमाइजर एंड एयर चिमनी, डेफिनेटली हम उसको आंसर कर देते। ये एक डायग्राम भी यहां पर दे रखा है, इससे आप समझ सकते हो। देखिए बॉयलर है, यहां पर एयर हीटर लगा हुआ है और इसके पहले लगा हुआ एफडी फैन, फोर्स ड्रॉट फैन, फोर्स ड्रॉट फैन एयर हीटर, और यहां पर ये कंबसन चेंबर, इन दोनों के बीच में लगा होता है एयर फिल्टर। एयर हीटर मतलब एयर फिल्टर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। द फोर्स ड्रॉट फैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन चेंबर, एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबसन इनटू द फर्नेस। जो एयर की जरूरत होती है उसको हम भेजने का काम करता है कौन? फोर्स ड्रॉट फैन। It create a positive pressure inside the furnace and ensure the proper air flow. The air preheater is placed before, air preheater is placed before force draught fan to preheat the air before it enter the fan. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a locomotive boiler the draught produced by, तो लोकोमोटिव बॉयलर में ड्रॉट, ड्रॉट मतलब वही प्रेशर डिफरेंस, ये जो फ्लू गैसेस है इसको बाहर निकालने के लिए हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ये ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, देख लीजिए डायग्राम। यहां से जो स्टीम होती है इस स्टीम को हम फ्लो कराते हैं एक नोजल के थ्रू, और नोजल के थ्रू अगर स्टीम को हम फ्लो कराएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो यहां से जो भी हॉट गैसेस है वो निकलना चालू करेगी। तो क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखें कि जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है उसमें ड्रॉट जो है वो स्टीम जेट की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है, ड्रॉट जो है वो स्टीम जेट की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन ए बॉयलर इज टू, बॉयलर के अंदर इकोनोमाइजर का क्या फंक्शन होता है? वाटर को प्रीहीट करता है, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यहां पर। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। क्या है? सुपरहीट द स्टीम, नहीं, ये काम सुपर हीटर करता है। रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, होता है क्या ऐसा? यस, बॉयलर के अंदर अगर पहले से ही वाटर को आप प्रीहीट कर रहे हो तो वहां पर फ्यूल आपको कम सप्लाई करना पड़ेगा, सो इट रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंक्रीज स्टीम प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंटेन सैचुरेशन टेम्परेचर, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। फ्यूल कंजप्शन, हीट सप्लाई रिड्यूस हो जाती है जिससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। इकोनोमाइजर ये काम करता है, तो इसीलिए इकोनोमाइजर से इफिशियंसी बढ़ती है, इसीलिए उसे एक्सेसरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? द पंप प्रिफर्ड टू बी यूज फॉर पंपिंग हाईली विस्कस फ्लूइड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। हाईली विस्कस फ्लूइड की बात जब भी आती है तो ऑलवेज गो फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्लंजर पंप। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्रू पंप, टरबाइन पंप। देखिए ऑल्दो ये दोनों पंप जो है ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये ध्यान रखें, और ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप तो अलग ही हो गया, डायनामिक पंप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायनामिक पंप। बट इनमें भी अगर पूछा जाता है तो आपका प्लंजर पंप विल बी
द करेक्ट आंसर। द एयर प्रीहीटर ऑफ बॉयलर इज लोकेटेड बिटवीन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल खुशी खुशी आंसर लगाएं। इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में लगाया जाता है एयर प्रीहीटर। इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में लगाया जाता है एयर प्रीहीटर। देखिए यहां पर दे रखा है बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, चिमनी, पाथ फ्लू गैसेस का। तो ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल तरीका जो है अपना। 39 ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर रिक्वायर्ड। सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो कि एग्जाम्पल होता है जिसका क्या, बेंसन बॉयलर। इसमें आपको प्री हीटर की भी जरूरत पड़ती है और सुपर हीटर की भी जरूरत पड़ती है। इओपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पर कोई कंडेंसेशन तो होगा नहीं, तो इओपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो कि हाई प्रेशर पर 22 मेगा पास्कल पे वर्क करते हैं, 22 बार हम बोल सकते हैं या 22 मेगा पास्कल बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, द मेन एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का एडवांटेज आपको बताना है कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर, क्या हो सकता है बताइए आपके अकॉर्डिंग। ऑप्शन 1 पढ़िए क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफली एट हाई प्रेशर। यस, वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर तो होता है, बिल्कुल होता है। ट्यूब के अंदर वाटर रहता है तो सेफ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। सूट डिपॉजिट इन द ट्यूब इज अवॉइडेड। अरे यार सूट तो होगा ना, पानी अगर ट्यूब के अंदर रहेगा तो सूट डिपॉजिट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो ये तो एडवांटेज तो हो नहीं सकता है। कोरोजन ऑफ द ट्यूब इज लेस। अरे लेस नहीं होगा, ज्यादा होगा, ट्यूब के अंदर वाटर है ना। फॉलिंग ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस। फॉलिंग रिड्यूस नहीं होगा, फॉलिंग जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफली एट हायर प्रेशर। बस्टिंग के चांसेस कम रहेंगे, मतलब ट्यूब के अंदर अगर आपका फ्लू गैसेस है तो वहां पर वो डेंजरस कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये टोटल हमने 20 क्वेश्चन देखे इस सेशन में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। अगर सेशन अगर आपको पसंद आया है तो उसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।